हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस फार्मेसी में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का एक और नया टॉपिक, इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल्स। तो क्या होती है इम्प्योरिटीज़? इम्प्योरिटीज़ से हम समझते क्या है? इम्प्योरिटीज़ को हिंदी में अशुद्धि बोलते हैं। होती क्या है अशुद्धि, इसको देखते हैं। देखो, इम्प्योरिटीज़ का मतलब क्या होता है? इम्प्योरिटीज़ में जो वर्ड आ रहा है आगे, क्या आ रहा है? इम्प्योर वर्ड आ रहा है। इम्प्योर मतलब अशुद्ध। अशुद्ध कब होता है? आपने बहुत चीज़ें देखी होंगी, इसमें अशुद्धि आ गई या फिर ये गंदा हो गया, गंदापन आना या फिर अशुद्धि का होना, ये क्या होती है? इम्प्योरिटीज़ कहलाती हैं। इम्प्योर कोई चीज़ होती है यानी कि गंदगी आना या फिर अशुद्ध होना। दाल वगैरह में उसको बनाने से पहले उसको हम क्लीन करते हैं। क्लीन कैसे करते हैं? उसमें देखते हैं उसमें कंकड़ तो नहीं है, या फिर जो हम दाल बना रहे हैं उसके अलावा कोई अलग इंग्रेडिएंट तो नहीं है। अगर वो कोई अलग इंग्रेडिएंट आता है तो हम निकाल देते हैं, क्योंकि हम क्या समझते हैं, उसको एक गंदगी समझते हैं ना, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं वहाँ से। तो इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं? बेसिकली इम्प्योरिटीज़ का मतलब होता है किसी चीज़ का इम्प्योर होना, अशुद्ध होना या फिर गंदगी का आना। तो दाल में जो कंकड़ था वो हमारे लिए क्या था? इम्प्योरिटी थी। तो हम डेफिनेशन क्या देख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है, एनी अनवांटेड मटेरियल अदर देन ड्रग और फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट along with it is called impurities। तो क्या होता है? एनी अनवांटेड मटेरियल अदर देन ड्रग और फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट along with is called impurities। impurities influence efficacy and safety of pharmaceutical product। कहना क्या चाह रहा है? यानी कि ये कहना चाह रहा है कोई भी अनवांटेड मटेरियल, यानी कि ये क्या है आपका अनवांटेड मटेरियल, यानी कि जो हमने दाल का एग्जांपल लिया, दाल के एग्जांपल में जो कंकड़ थे वो क्या थे? अनवांटेड मटेरियल था ना। जैसे कि हम यहाँ पर ड्रग ले लेते हैं, जो हम ड्रग लेते हैं, जैसे कि आपने ली पैरासीटामोल की ड्रग। अगर पैरासीटामोल की जो ड्रग है उसके अलावा और कोई इसमें साल्ट आ जाता है तो वो उसके लिए क्या होगी? एक इम्प्योरिटीज़ होगी। तो वही लिखा हुआ है, एनी अनवांटेड मटेरियल अदर दैन ड्रग और फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, यानी जो हमारा फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस होता है या फिर ड्रग होती है, उसमें उसके अलावा कोई भी मटेरियल आ जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटीज़। तो इसीलिए लिखा होता है जो कि प्रेजेंट होती है अलॉन्ग विद, यानी कि इसके अलावा, इसको हम क्या कहते हैं? इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। और क्या लिखा हुआ है? इम्प्योरिटी इन्फ्लुएंस। इम्प्योरिटीज़ क्या करती हैं हमारी? जो इफ़िकेसी होती है, यानी कि असर होता है उसका, इफ़िकेसी। और सेफ्टी मतलब सुरक्षा, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, वो क्या होती हैं? वो इन्फ्लुएंस हो जाती हैं, यानी कि कम या ज़्यादा। इन्फ्लुएंस का मतलब उनमें गड़बड़ी आना, तो वो क्या हो जाती हैं? इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। अब हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो ये देख सकते हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है, जैसे कि किसी भी औषधीय पदार्थ या दवा में उसके अलावा उपस्थित अवांछित, अनवांटेड को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? अवांछित पदार्थ को अशुद्धि, यानी कि इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। और जो अशुद्धियाँ हैं हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की सेफ्टी और इफ़िकेसी को क्या करती हैं? कम करने का काम करती हैं। तो इम्प्योरिटीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या देखते हैं हम, इसके अगला टॉपिक है आपका सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, यानी कि इम्प्योरिटीज़ आप जान गए, कोई गंदगी या फिर अशुद्धि जो किससे होती हैं? अनवांटेड मटेरियल की वजह से होती हैं। अब देखेंगे हम सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। अब यहाँ पे आप देखो, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ और इसके टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज़ आपको रिलेटेबल लगेंगे, तो आप एक एक करके देखो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ मटेरियल, यानी कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं हमारी दवाइयों में आती कहाँ से है। अब जैसे कि आपने दाल ली, अब दाल में आप देखोगे इम्प्योरिटीज़ कहाँ से आई? खेतों से आ सकती है इम्प्योरिटीज़, और कहाँ से आ सकती है? स्टोरेज के दौरान आ सकती है, जब हम मैन्युफैक्चर यानी कि प्रोसेसिंग कर रहे हैं, यानी कि साबुत दाल आई, उसको हम जब दाल बनाते हैं चाकी से, तो उसमें क्या होता है? कोई भी इम्प्योरिटीज़ आ सकती है। ये तो हो गई आपकी दाल में। अब हम जो ड्रग बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, उसमें इम्प्योरिटीज़ कहाँ से आ सकती हैं, तो वो हम इसमें देख सकते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चे पदार्थ। कच्चे पदार्थ कौन से होते हैं? जो नेचुरली अकरिंग होते हैं। नेचुरली अकरिंग कैसे होंगे? जैसे कि मान लो आपको बर्फ़ी बनानी है, तो उसमें हम खोआ ले गए। खोआ क्या हुआ? हमारा रॉ मटेरियल हुआ, और उसके लिए चीनी भी लेनी पड़ेगी, तो वो क्या हुआ? एक रॉ मटेरियल में ही आया ना।
अगर उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ आ जाती है तो वो क्या होती है, रॉ मटेरियल से होती है। तो लिखा हुआ है इम्प्योरिटीज़ में कम फ्रॉम रॉ मटेरियल यूज्ड इन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ड्रग्स की बात कर रहे हैं। तो जब हम दवाइयों को बनाते हैं, दवाइयों को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है, कच्चा माल यूज़ होता है, तो उसमें अगर कोई इम्प्योरिटीज़ आ जाती है तो उसकी वजह से हमारी इम्प्योरिटीज़ हो सकती है। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है औषधि बनाने में प्रयुक्त कच्चे पदार्थ से अशुद्धियाँ आ सकती हैं। दूसरा है हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि निर्माण की प्रक्रिया। निर्माण की प्रक्रिया यानी कि जिस टाइम बनता है, जैसे कि आप दाल थी, अब दाल आपने बनाई, ठीक है, तो अब दाल को बनाते समय बहुत सारे इंग्रेडिएंट भी डालोगे, बहुत सारे प्रोसेस भी करोगे, तो उसमें क्या होगा, उस टाइम भी कोई इम्प्योरिटीज़ आ सकती है ना। इम्प्योरिटीज़ में प्रोड्यूस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन और इनकम्प्लीट रिएक्शन, यानी कि जो हमारी इम्प्योरिटीज़ आएंगी वो किसके द्वारा होंगी, केमिकल रिएक्शन जो होती है उनके बीच उस टाइम पर आ सकती है। और इनकम्प्लीट रिएक्शन यानी कि रिएक्शन कंप्लीट ना हो उससे पहले ही आ सकती है। इनकम्प्लीट रिएक्शन छोड़ दें तो उसमें ऑब्वियसली चांसेस हैं कि उसमें इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं। तो क्या लिखा है, निर्माण के दौरान अधूरी या अतिरिक्त प्रक्रिया से अशुद्धि आ सकती है। अगला है हमारा रिएजेंट, सॉल्वेंट एंड कैटलिस्ट। अब रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट कब यूज़ करते हैं, जब हम प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसमें रिएजेंट भी यूज़ होता है। रिएजेंट क्या होता है, अभिकर्मक। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट भी यूज़ करते हैं। अब देखो आप लिक्विड प्रिपरेशन बना रहे हो तो सॉल्वेंट यूज़ करोगे। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट आप जानते हो, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन की जो क्रिया है उसको बढ़ाना, यानी कि जो कैटलिस्ट के बीच में जो रिएक्शन हो रही है उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, इसलिए हम उनको कैटलिस्ट बोलते हैं। तो यानी कि क्या लिखा है, इम्प्योरिटीज़ में कम फ्रॉम द केमिकल्स, केमिकल्स की वजह से इम्प्योरिटीज़ आ सकती है, सॉल्वेंट की वजह से इम्प्योरिटीज़ आ सकती है, और जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं उनकी वजह से इम्प्योरिटीज़ आ सकती है। हिंदी में देख सकते हैं, उपयोग किए गए अभिकर्मक, यानी कि जिसको हम रिएजेंट बोलते हैं, विलायक जिसे हम सॉल्वेंट भी बोलते हैं, और उत्प्रेरक यानी कि जो बढ़ाने का, रिएक्शन की रेट को बढ़ाने का काम करते हैं, उत्प्रेरक जिनको हम कैटलिस्ट भी बोलते हैं, उसकी वजह से क्या होती हैं, हमारी अशुद्धियाँ आ सकती हैं। तो अगला है हमारा स्टोरेज कंडीशन। अब स्टोरेज कंडीशन की वजह से भी आ सकती हैं, रख रखाव की वजह से। अब रख रखाव की वजह से कैसे आ सकती हैं, आपने मान लो कोई चीज़ स्टोर करके रख दी, अब उसमें कैसे भी मॉइस्चर आ गया, नमी आ गई, तो कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो प्रकाश की वजह से ख़राब हो सकती हैं। हम उनको धूप में नहीं सुखा सकते, यानी कि धूप लगने से या फिर लाइट की सेंसिटिविटी की वजह से वो ख़राबें हो जाती हैं। तो हर चीज़ को स्टोर करने की अलग अलग प्रोसेस होते हैं, तो स्टोरेज कंडीशन भी अलग अलग होगी, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी इम्प्योरिटीज़ आ सकती है। इसे लिखा हुआ है इम्प्रॉपर स्टोरेज। अगर कोई भी चीज़ है उसका स्टोरेज हम अच्छी तरह से ना करें, जैसे कि उसमें लाइट, हीट, मॉइस्चर, एयर, इन सब की वजह से भी कोई इम्प्योरिटीज़ आ सकती है। आपने चीज़ें खुली रख दी, उसमें क्या हुआ, धूल वगैरह उड़ के आई कैसे भी, तो उससे क्या हुआ, एयर से आई ना, वो एयर से जो इम्प्योरिटीज़ आई, तो ये क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ कॉज करते हैं। लिखा है गलत भंडारण, प्रकाश, नमी, हवा, तापमान द्वारा अशुद्धि उत्पन्न होती है। अगला है आपका इन्वायरमेंटल रिलेटेड। अब इन्वायरमेंटल यानी कि जो वातावरण संबंधित इम्प्योरिटीज़ हैं वो कैसे आ सकती हैं, तो लिखा है समटाइम इम्प्योरिटीज़ अकर्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमेशा एक जैसा नहीं होता, कभी सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, बारिश का भी टाइम आता है, यानी गर्मी सर्दी का थोड़ा मिक्स मौसम होता है। तो ये क्या होता है, तो जो एटमॉस्फेयर में चेंज होता है उसकी वजह से इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं, है ना। जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है वो कंटामिनेट हो जाता है। कंटामिनेट का मतलब कंटामिनेशन, खराब होना, खराब हो जाता है, यानी कुछ अशुद्धियाँ वातावरण से आती हैं जो हमारे अंतिम उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट को अशुद्ध बना देती हैं। यानी कि यही कि जो अशुद्धियाँ टेम्परेचर की वजह से हमारी चीज़ें ख़राब हो गई, और जितनी भी हमारे एटमॉस्फेयर के चेंज होने की वजह से इम्प्योरिटीज़ आती हैं उसकी वजह से वो इम्प्योरिटीज़ हो जाती है। अगला है आपका डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, कंपोजिशन का मतलब कंपोज होना, जुड़ना, और आगे डी लगा हुआ है यानी कि उसका ब्रेक डाउन, अपघटन होना। अपघटन हिंदी में क्या बोलते हैं, अपघटन, यानी कि जो उसका टूटना है, ब्रेक डाउन होना। तो लिखा है सम ड्रग्स डिकम्पोज ड्यूरिंग स्टोरेज लीडिंग टू इम्प्योरिटीज़, यानी कि कुछ दवाएं क्या होती हैं स्टोरेज के दौरान डिकम्पोज हो जाती हैं, यानी कि ख़राब हो जाती हैं, टूट जाती हैं। जो उनकी प्रिपरेशन होती हैं किसके साथ, टाइम के साथ। तो जो टाइम के साथ टूट कर अशुद्ध हो जाती हैं वो कैसी होती हैं, डिकम्पोजिशन में आती है।
अगला है आपका 7वां और लास्ट पैकेजिंग मटेरियल। अब पैकेजिंग मटेरियल की वजह से कैसे आ सकती हैं, आपने देखा होगा जो मटेरियल होता है पैकेजिंग का, उसमें प्लास्टिक, रबर, ग्लास, हम बहुत सारी चीज़ें जो जितने भी कंटेनर होते हैं हम उनको स्टोर करते हैं दवाइयों को। अब क्या करती हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, जो रबर, ग्लास, प्लास्टिक के जो बोतलें बनी होती हैं उससे आपस में रिएक्शन कर ले, तो पैकेजिंग मटेरियल के साथ में जो हमारी ड्रग थी वो रिएक्शन कर ले रही है ना। तो क्या होता है उसकी वजह से, पैकेजिंग मटेरियल के लिए फॉर एग्जांपल आपने कोई भी चीज़ प्लास्टिक की बोतल में रखी, ठीक है। अब प्लास्टिक की बोतल जो प्लास्टिक बनी हुई है उसमें जो कलरिंग होती है, अब वो क्या होता है धीरे धीरे छूट के आपकी प्रिपरेशन को ख़राब कर देती है। तो वो कैसी हुई, पैकेजिंग मटेरियल की वजह से हुई ना। जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल क्या था, यहाँ प्लास्टिक थी, तो जैसे लिखा हुआ है इंटरेक्शन ऑफ ड्रग विद कंटेनर और पैकिंग मटेरियल में कॉज इम्प्योरिटीज़, यानी कि दवा और पैकिंग मटेरियल के बीच प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन बोल सकते हैं, जो रिएक्शन हो रही है उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से क्या होती है, हमारी अशुद्धि उत्पन्न हो जाती है। अब देखते हैं हम टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज़, यानी कि इम्प्योरिटीज़ होती कितने टाइप की हैं। कुछ इम्प्योरिटीज़ ये किसके बेसिस पे होती हैं, ये यहाँ पे सोर्स तो गलती लिखा हुआ है, सोर्स नहीं होता, ये ओरिजिन होता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ओरिजिन की बेसिस पे इम्प्योरिटीज़ हमारी कितने टाइप की होती हैं, उसमें हमारी 3 टाइप की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। पहली होती है ऑर्गेनिक, दूसरी है इनऑर्गेनिक, तीसरी है रेजिडुअल। जो ऑर्गेनिक होती है उसे हिंदी में कार्बनिक बोलते हैं, इनऑर्गेनिक को अकार्बनिक बोलते हैं, रेजिडुअल को अवशिष्ट यानी कि बचा हुआ अवशिष्ट। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, जिनको हम कार्बनिक अशुद्धियाँ भी बोलते हैं। दीज आर ऑर्गेनिक कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेज दैट मे फॉर्म ड्यूरिंग सिंथेसिस, प्योरिफिकेशन और डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग। ये ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिनमें क्या होता है, कार्बन इंक्लूडेड होता है। जिन इम्प्योरिटीज़ में कार्बन होता है साथ में, ये क्या करती हैं, ये कब आती हैं, ड्रग सिंथेसिस का मतलब निर्माण करना, सिंथेसाइज्ड करना, यानी कि जो लेबोरेटरी में करते हैं, सिंथेसिस के दौरान आ जाती हैं। प्यूरिफिकेशन, हम उसको प्योर करते हैं, प्योरिफिकेशन के लिए जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसकी वजह से हमारी क्या होती है, कार्बन कंटेनिंग इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग के ख़राब होने के दौरान जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ आती हैं ज़्यादातर, यानी कि ये क्या लिखा है आपका, ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो निर्माण या अपघटन के दौरान बनते हैं। जब निर्माण होता है या फिर अपघटन, डिकम्पोजिशन देखा था आपने इससे पहले, या डिग्रेडेशन होता है उसकी वजह से। आप देखते हैं स्टार्टिंग मटेरियल, जो रो मटेरियल होता है वो कैसा होता है, एकदम कच्चा माल होता है। कच्चे माल में कैसी इम्प्योरिटीज़ आती हैं, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ आती हैं। और दूसरा क्या है, इंटरमीडिएट। अब दूसरी होती हैं आपकी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, जिनको हम अकार्बनिक अशुद्धियाँ बोलते हैं। दीज आर नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि ये कैसी होती हैं, नॉन ऑर्गेनिक होती हैं, ऑर्गेनिक नहीं होती, जिनमें कार्बन नहीं होता है। दैट कम फ्रॉम रिएजेंट, जो रिएजेंट की वजह से आ जाती हैं। रिएजेंट कौन सा होता है, जो हम रिएक्शन के दौरान यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं रिएक्शन में। हैवी मेटल्स कौन सी होती हैं, जो आर्सेनिक वगैरह, हमने लिमिट टेस्ट में पढ़ेंगे जब देखेंगे। हैवी मेटल में आर्सेनिक, लेड, जितनी भी भारी होती हैं मेटलें वो इसमें आती हैं, उनकी वजह से भी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ आती हैं। और या फिर जो केमिकल जो हम यूज़ करते हैं प्रोसेस के दौरान, उसकी वजह से इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ आती हैं। यानी लिखा है आपके, ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो अवक्रियकों, धातुओं या अन्य रासायनिक पदार्थ में आते हैं। एग्जाम्पल में आयरन, लेड, कॉपर, क्लोराइड, इनकी वजह से कैसी इम्प्योरिटीज़ आएंगी, इनऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन नहीं होता है। क्लोराइड में कार्बन होता है, इसका फॉर्मूला होता है Cl। अब इसमें ये मत कह देना कि C है तो सही, कार्बन है तो सही, ये कार्बन नहीं, पूरा Cl है, क्लोराइड है, एक साथ बोला जाएगा, ठीक है। ये कॉपर में C नहीं आ रहा है, कॉपर में क्या आता है, कॉपर में Cu होता है ना कॉपर में। लेड में क्या, लेड में भी नहीं आ रहा आपका। आयरन कैसा होता है, आयरन का Fe होता है। लेड का क्या होता है, Pb होता है ना। तो अब क्या करते हैं, रेजिडुअल सॉल्वेंट देखते हैं। रेजिडुअल का मतलब होता है अवशिष्ट विलायक, यानी कि ये कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक लिक्विड होते तो इसमें कार्बन कंटेनिंग लिक्विड हैं, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग के दौरान यूज़ करते हैं और
जो बच जाते हैं स्मॉल क्वांटिटी में आफ्टर ड्राइंग, यानी कि जो सुखाने के बाद में बचे कुछ सॉल्वेंट होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, अवशिष्ट। अवशिष्ट मतलब बचा हुआ। जैसे कि हमने कोई ऑर्गेनिक लिक्विड है वो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान क्या करा, यूज़ करा, उसमें से फिर हमने उसको क्या करा, ड्राइंग करा, और ड्राइंग करने के बाद में जो स्मॉल क्वांटिटीज बच जाती हैं उसको क्या बोलते हैं, अवशिष्ट विलायक। उसकी वजह से हमारी इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, लिखा हुआ है निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त विलायक जो सुखाने के बाद थोड़ी मात्रा में रह जाते हैं उनको हम अवशिष्ट विलायक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए इथेनॉल और मैथेनॉल का दूसरा टाइप है। इसमें क्या होती है, बेस्ड ऑन इफेक्ट। इससे पहले हमने पढ़ा था ओरिजिन के बेसिस पे, यानी कि इम्प्योरिटीज़ की ओरिजिन जो होता है निकलती हैं जहाँ से, तो वो ओरिजिन के बेसिस पे थी। ये इफेक्ट के बेसिस पे यानी कि प्रभाव के आधार पर। तो एक कौन सी होती है, कंस्ट्रक्टिव, एक कौन सी होती है, डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है बनाना और डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है बिगाड़ना। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव का मतलब हम क्या बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है बनाना, डिस्ट्रक्टिव बिगाड़ना, कंस्ट्रक्टिव बनाना। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, दिस इम्प्योरिटी डू नॉट हार्म द ड्रग, समटाइम दे इम्प्रूव अपीयरेंस, स्टेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी। क्या लिखा है, इम्प्योरिटीज हार्म, जो ड्रग को हार्म ना करे, हानि ना पहुंचाए, यानी कि कभी कभी ये क्या करती है, इम्प्रूव कर देती हैं उसकी अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब दिखावट। जैसे कि आप ना टैबलेट में क्या यूज़ करते हो, एक तो ड्रग यूज़ करते हो API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसके साथ में आप कुछ एडिटिव भी यूज़ करते हो, जैसे कि बाइंडर हो गया, बाइंडर कलरिंग एजेंट हो गया। ये सब क्या है आपके, ये एक इम्प्योरिटीज़ हुई ना ड्रग के लिए। तो ये कैसी इम्प्योरिटीज़, कंस्ट्रक्टिव है। ये अपीयरेंस यानी कि उसकी जो दिखावट है उसको क्या हो रही है, संभाल रही है, बना रही है अच्छा, यानी कि ये अच्छा दिख सके। स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, यानी कि स्टेबलाइजिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं। एक्सेप्टेबिलिटी यानी कि मार्केट में एक्सेप्ट कर पाएँ, यानी कि जो चीज़ अट्रैक्ट लगती है, कलरफुल होगी, उसे क्या करेंगे लोग बाग, ईजिली उसे परचेज़ करेंगे। हाँ ये तो अच्छे से दिखाई दे रही है ना, एक बोलते हैं उसका जो प्रभाव पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो पॉजिटिव पड़ेगा। तो क्या लिखा है, ये अशुद्धि औषधि या दवाइयों को हानि नहीं पहुंचाती, बल्कि कभी कभी उसकी स्थिरता या रंग रूप को सुधारते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है प्रिजर्वेटिव एजेंट, जो उसको क्या करते हैं, सुरक्षित रखने का काम करते हैं। स्टेबलाइजर यानी कि स्टेबिलिटी के लिए, और कलरिंग का जो कलर देने के लिए करते हैं, है ना। और दूसरी होती है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव नाम से यूज़ हो रहा है कि डिस्ट्रक्टिव, डिस मतलब बिगाड़ना, बिगाड़ने वाली, यानी कि हानि, खराब करने वाली होती है ये। दीज इम्प्योरिटीज आर हार्मफुल, टॉक्सिक और डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मेक हार्मफुल, यानी कि ये हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, टॉक्सिक भी हो जाती हैं कभी कभी, जो ड्रग की क्वालिटी होती है उसको क्या करती हैं, कम कर देती हैं और हमारे लिए हानिकारक बना देती हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा दोस्त होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ ये डिस्ट्रक्टिव दोस्त भी होते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, धोखा दे देते हैं आपको, आपकी लाइफ को, मतलब अपने फ़ायदे के लिए आपको धोखा दे देते हैं, मतलब बिगाड़ देते हैं आपको। और एक कौन से होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं, अच्छे वाले, जो आपको अच्छी संगति में ले जाएंगे, अच्छे अच्छे काम कराएंगे, आपको ग्रोथ कराएंगे। और डिस्ट्रक्टिव कौन से होते हैं, आपको हर चीज़, जितनी गंदी से गंदी आदत होगी ना वो लगवा देंगे। वो कैसे होते हैं, डिस्ट्रक्टिव, बेकार वाले, जो क्या कर रहे हैं, आपकी जो क्वालिटी है उसको डिक्रीज़ कर रहे हैं, यानी कि जो आपकी पर्सनैलिटी है उसको बिगाड़ रहे हैं पूरी तरह से। तो आपको कैसे दोस्तों के साथ होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव वाले, जो आपको बना रहे हैं, कुछ आपको लाइफ में करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। पर इससे देख सकते हैं ये हानिकारक विषैले अपद्रव्य होते हैं जो औषधि की गुणवत्ता को घटाते हैं और पदार्थ को हानिकारक बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हैवी मेटल और लेड, आर्सेनिक, ये क्या होते हैं, बहुत टॉक्सिक होते हैं। कभी कभी इनकी वजह से ना लोगों की मृत्यु हो जाती है इनको इनटेक करने के बाद में। इसकी थोड़ी सी मात्रा भी ना बहुत हानिकारक होती है। अगली हमारी बेस्ड ऑन सोर्स या फिर ओरिजिन, जो आपने पढ़ लिया है सोर्स में। तो सोर्स में आपको पता है किस किस की वजह से होती है, एक तो आपकी रॉ मटेरियल की वजह से, दूसरी मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, और तीसरी क्या होती है, स्टोरेज की वजह से, चौथी होती है प्रोसेस या फिर इक्विपमेंट इम्प्योरिटीज़ की वजह से। इक्विपमेंट में जब प्रोसेस करते टाइम जो इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, ये क्या होता है, इसकी ओरिजिन में ये पैकेजिंग मटेरियल इम्प्योरिटीज़ और इन्वायरमेंटल इम्प्योरिटीज़ जो आपने सोर्स में पढ़ ली थी। अब जो आपने सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़
पढ़ी थी ना, वो टाइप में भी बना के लिख सकते हो। पेपर में आपको टाइप नहीं पूछा तो आप इसको किस में लिख दोगे, सोर्स पूछा है, लिखा हुआ है डिफाइन करो इम्प्योरिटीज और इसकी सोर्स बताओ, तो इसको सोर्स में भी लिख सकते हो। अगर टाइप आ गया तो टाइप में भी लिख सकते हो, डबल बेनिफिशियल हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, लिमिट टेस्ट को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।